कहा जाता है कि एयरफोर्स की बदौलत आप लड़ाई जीतें या न भी जीतें, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी में आपकी हार निश्चित है। 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान ने एक महत्वाकांक्षी पहल करते हुए जैसलमेर सेक्टर में अपने करीब 2000 सैनिकों को टैंकों के साथ घुसा दिया। उनका मकसद था अचानक हमला करके रामगढ़ और जैसलमेर पर कब्जा करना। दिसंबर की शुरुआत से ही गब्बर के पास के गांवों में ये अफवाह फैली हुई थी कि पाकिस्तानी दावा कर रहे हैं कि वो 4 दिसंबर को जैसलमेर में नाश्ता करेंगे। 3 दिसंबर को भारत के कई हवाई ठिकानों पर हमला करके पाकिस्तान ने ऑपरेशन चंगेज़ खां की शुरुआत कर दी थी। 5 दिसंबर 1971 को भारतीय सैन्य इतिहास की एक महत्वपूर्ण तारीख माना जाता है। 5 दिसंबर की दरमियानी रात एक चांदनी रात थी। लोंगेवाला के आसपास हल्की हवा चल रही थी। लोंगेवाला की चौकी पर 23 पंजाब की अल्फा कंपनी को तैनात किया गया था। ये जगह जैसलमेर से 120, रामगढ़ से 55 और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 20 किलोमीटर दूर थी। लोंगेवाला रामगढ़ रोड पर एक समतल जमीन पर एक हेलीपैड बनवाया गया था, जिसकी चौकी से दूरी 700 मीटर थी। भारतीय सैनिकों के पास 2 मीडियम मशीन गन, 81 mm के 2 मोर्टार, हमला करने वाले टैंकों से बचाव के लिए कंधे से चलाए जाने वाले 4 रॉकेट लॉन्चर्स और एक रिकॉयलेस गन थी। उनके पास कुछ बारूदी सुरंगें थीं, जिन्हें तब तक बिछाया नहीं गया था। कश्ती दल ने टैंकों के चलने की आवाज़ सुनी। चौकी के इंचार्ज मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने कैप्टन धर्मवीर भान के नेतृत्व में कुछ सैनिकों को आगे गश्त लगाने के लिए भेजा था। बाद में धर्मवीर भान ने एयर मार्शल भरत कुमार को दिए इंटरव्यू में बताया था, रात की शांति अचानक टैंकों के इंजन से पैदा हुई हल्की आवाज़ और उनके धीरे धीरे आगे बढ़ने की गड़गड़ाहट से भंग हो गई। शुरू में हमें अंदाज़ा नहीं लगा कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। हमारी पूरी प्लाटून ध्यान लगाकर उस आवाज़ को सुन रही थी। जब आवाज़ बढ़ती चली गई तो मैंने कंपनी कमांडर मेजर कुलदीप चांदपुरी से वायरलेस से संपर्क किया। उन्होंने मुझसे कहा, हो सकता है कोई वाहन बालू में फंस गया हो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनके शब्द थे, जा सो जा। 12 बजे के बाद पाकिस्तानी टैंक धर्मवीर की आंखों के सामने आ गए। वो टैंक बहुत धीमे धीमे बढ़ रहे थे और उनकी लाइट बुझी हुई थी। ये टैंक इसलिए भी धीमे धीमे बढ़ रहे थे क्योंकि वो पक्की सड़क पर न चलकर रेत में आगे बढ़ रहे थे। शुरू में जब धर्मवीर ने अपने कंपनी कमांडर को इस बारे में आगाह करना चाहा तो उनसे संपर्क नहीं हो पाया। सुबह 4 बजे उनका बटालियन मुख्यालय से संपर्क हो पाया, जिन्हें उन्होंने सूचित किया कि पाकिस्तानी टैंक भारतीय क्षेत्र में घुस आए हैं और लोंगेवाला की तरफ बढ़ रहे हैं। मेजर चांदपुरी ने बटालियन मुख्यालय को फ़ोन कर और कुनुक और हथियारों की मांग की। 12:30 बजे के आसपास पाकिस्तानी टैंकों ने गोले चलाने शुरू कर दिए थे। वो उस जगह आकर रुक गए जहां पनीले तार लगे हुए थे। उन्होंने समझा कि वहां बारूदी सुरंगें बिछी हुई हैं। डॉक्टर यूपी थपलियाल अपनी किताब द 1971 वॉर एंड इलस्ट्रेटेड हिस्ट्री में लिखते हैं, इसका फ़ायदा उठाकर भारतीय सैनिकों ने अपनी स्थिति थोड़ी मजबूत कर ली। जैसे ही सूरज की पहली किरण फूटी, पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय चौकी पर हमला बोल दिया। वायुसेना की मदद लेने का फैसला जब मेजर जनरल आरिफ खंबाता को इसकी खबर लगी तो वो अचानक हुए इस हमले से आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने तुरंत अंदाज़ा हो गया कि ये गंभीर स्थिति है और उससे निपटने के लिए उनके पास बहुत साधन नहीं है। उनकी आशा की किरण वायुसेना थी। करीब 2 बजे रात को उन्होंने जैसलमेर हवाई ठिकाने के विंग कमांडर MS बावा से वायरलेस रेडियो से संपर्क किया। एयर मार्शल भरत कुमार अपनी किताब द एपिक बैटल ऑफ लोंगेवाला में लिखते हैं, जैसलमेर हवाई ठिकाने पर मौजूद हंटर विमान रात में उड़ान नहीं भर सकते थे, इसलिए सुबह तक इंतजार किया गया। बेस कमांडर ने मेजर जनरल खंबाता से बात की और उन्हें आश्वस्त किया कि सुबह की पहली किरण पर हंटर विमान उड़ान भरेंगे और पाकिस्तानी टैंकों को ढूंढकर खतरे को बेअसर करने की कोशिश करेंगे। सुबह 4 बजे बावा ने स्क्वाड्रन लीडर RN बाली को ब्रीफ किया।
रिकॉइलस गन से टैंकों पर फायर। इस बीच 5:15 पर मेजर चांदपुरी ने ब्रिगेडियर रामदोस से संपर्क किया। रामदोस ने बाद में हालात का वर्णन करते हुए कहा, जब पाकिस्तान का लीड टैंक लोंगेवाला पोस्ट के दक्षिण पश्चिम में गुटारू सड़क पर सिर्फ 1 किलोमीटर दूर रह गया तो चांदपुरी ने अपनी रिकॉइलस गन से उस पर फायर किया, लेकिन निशाना सही नहीं लगा। बदले में पाकिस्तानी टैंक ने चौकी के ढांचे को मलबे में बदल दिया। सिर्फ उसके बगल में खड़ा मंदिर बचा रह गया। फिर उसने ऊंटों के लिए रखे गए चारे में आग लगा दी। इससे पहले पाकिस्तानी टैंकों को सीमा से 16 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6 घंटे लग गए थे। पाकिस्तान की 18 कैवेलरी के रेजिमेंटल कमांडर ब्रिगेडियर Z.A. खान ने अपनी किताब द वे इट वॉज इनसाइड द पाकिस्तानी आर्मी में लिखा, मैं जीप पर सबसे आगे चल रहा था और लोंगेवाला पोस्ट के दक्षिण में रिज तक पहुंच गया था। करीब 7:30 बजे मुझे लोंगेवाला की तरफ से विस्फोटों की आवाज सुनाई दी और धुएं ने पूरे आसमान को घेर लिया। हंटर विमानों ने हमला बोला। जैसे ही पाकिस्तानी टैंक लोंगेवाला की चौकी पर अगला हमला बोलने की तैयारी कर रहे थे, जैसलमेर से उड़े भारतीय हंटर विमान उनके ऊपर आ गए। उस समय पाकिस्तान का लीड टैंक चौकी से मात्र 1000 गज की दूरी पर था। हंटरों को देखते ही पाकिस्तानी टैंक गोलाई में घूमने और धुआं निकालने लगे। हंटर फाइटर विमान चला रहे थे स्क्वाड्रन लीडर D.K. दास और फ्लाइट लेफ्टिनेंट रमेश गोसाइन। बाद में D.K. दास ने एक इंटरव्यू में बताया, जब हम लोंगेवाला के पास पहुंचे तो मैंने नीचे जो दृश्य देखा उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। जमीन पर दुश्मन के टैंक काली माचिस के डिब्बे की तरह लग रहे थे। उनमें से कुछ खड़े हुए थे तो कुछ चल रहे थे। मैं देख सकता था कि हमारे ऊपर ट्रेसर फायर किए जा रहे थे। दास ने बताया कि उन्होंने विमानभेदी तोपों की रेंज से बचने के लिए पहले ऊंचाई बढ़ाई और फिर अचानक गोता लगाकर और दिशा बदलकर हमला करने का फैसला किया। दास याद करते हैं, जैसे ही मेरे रॉकेट्स ने टैंक को हिट किया, अचानक सारे टैंकों ने आगे बढ़ना बंद कर दिया। इसके बाद बारी रमेश की थी। मेरी तरह वो भी नीचे आया और उसने भी एक टैंक बर्बाद किया। हंटर विमानों के लगातार हमले। इसके बाद दास और रमेश ने 2 बार और टैंकों पर हमले किए। अपने ऊपर होते हमलों से बचने के लिए पाकिस्तानी टैंकों ने चक्करदार तरीके से चलना शुरू कर दिया। इससे धूल उठनी शुरू हो गई और भारतीय पायलटों के लिए टैंकों का निशाना लेना मुश्किल हो गया। रॉकेट खत्म होने के बाद स्क्वाड्रन लीडर दास ने 30 mm एडीएम गन का एक बर्स्ट एक टैंक पर लगाया, जिससे उसमें आग लग गई। इसके बाद सूर्यास्त होने तक थोड़ी थोड़ी देर पर भारतीय विमानों का पाकिस्तानी टैंकों पर हमला जारी रहा। दोपहर होते होते भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 17 टैंक और 23 अन्य वाहन बर्बाद कर डाले थे। पाकिस्तानी ब्रिगेडियर Z.A. खान ने लिखा, सुबह 7 बजे से पूरे दिन भर भारतीय वायुसेना के 4 हंटर विमान बिना किसी प्रतिरोध के हमारे ऊपर आकर बम बरसाते रहे। जैसे ही रात हुई, हवाई हमले बंद हो गए। उस समय पाकिस्तान के पास 2 विकल्प थे। नंबर 1, वो अपनी सीमाओं में वापस लौट जाएं या फिर से संगठित होकर अपने मूल उद्देश्य रामगढ़ और जैसलमेर पर कब्जा करने की दोबारा कोशिश करें। ओवरहीटिंग और एयर कवर न होने का नतीजा ऐसा लगता है कि उन्होंने रामगढ़ और जैसलमेर पर कब्जा करने का विचार तो त्याग दिया। उसी रात 22 कैवेलरी के पाकिस्तानी सैनिक मस्तित्वारी भीत और गब्बर के इलाके में वापस लौट गए, लेकिन लोंगेवाला पर कब्जा करने का विकल्प अभी भी उनके पास था। ब्रिगेडियर जहांजेब अरब के नेतृत्व में एक पाकिस्तानी ब्रिगेड ने अगली सुबह लोंगेवाला पर हमला करने की फिर योजना बनाई। 28 बलूच से भी कहा गया कि वो लोंगेवाला जैसलमेर रोड पर बढ़कर घोटारू पर कब्जा कर लें। शाम होते होते लोंगेवाला की लड़ाई खत्म हो चुकी थी। इस लड़ाई में पाकिस्तानी सैनिकों की हार का कारण था उनके शर्मन और T-59 चीनी टैंकों का रेगिस्तान में बहुत धीमी गति से आगे बढ़ना। ओवरहीटिंग की वजह से कई पाकिस्तानी टैंकों के इंजन फेल हो गए और उन्हें पाकिस्तानी सैनिकों को वहीं छोड़ना पड़ा। खुले रेगिस्तान में उनके टैंकों को कोई कवर नहीं मिला। दूसरे सबसे बड़ी बात, इतने बड़े अभियान के लिए पाकिस्तान के पास कोई एयर कवर नहीं था। इसलिए जब भारतीय विमानों ने उन पर हमला किया
तो वो सिटिंग डक की तरह धराशायी होते चले गए। इस लड़ाई में कुल मिलाकर पाकिस्तान के 45 में से 36 टैंक बर्बाद हो गए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद किसी एक देश ने एक लड़ाई में इतने टैंक कभी नहीं खोए थे। ब्रिगेडियर Z.A. खान ने लिखा, हमारे 5 टैंक कमांडर जैम हुई मशीन गन को अपने पैरों से खोलने के प्रयास में मारे गए। इसके बाद मशीन गनों को डीजल से धोकर ठीक किया जाने लगा। इसके अलावा दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इस्तेमाल की गई 12.7 mm की विमानवेदी तोपें आधुनिक युद्धक विमानों का सामना करने लायक नहीं बची थी। इस लड़ाई के परिणाम का असर ये रहा कि भारत ने अपनी पूरी सैनिक ताकत पूर्वी सेक्टर में लगा दी। इस लड़ाई को सिर्फ इसलिए नहीं याद रखा जाएगा कि इसमें पाकिस्तान के बहुत से टैंक बर्बाद हुए, बल्कि इसलिए भी याद रखा जाएगा कि इस लड़ाई से पाकिस्तानी सेना के मनोबल को भी बहुत नुकसान पहुंचा। लड़ाई में वीरता दिखाने के लिए भारतीय कंपनी कमांडर कुलदीप सिंह चांदपीरी को वीरता का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान महावीर चक्र दिया गया, जबकि पाकिस्तान के डिविजनल कमांडर मेजर जनरल BM मुस्तफ़ा को जांच के बाद उनके पद से हटा दिया गया।